तो 9th वाले बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पॉलिटिकल साइंस का आपका 2 एपिसोड दे रखा था फर्स्ट चैप्टर का, ये 3rd एपिसोड है आपका, ठीक है, एपिसोड नंबर 3rd। देखो, मेरा एपिसोड में बांटने का क्या पर्पस रहता है, मैं ऐसे 45 मिनट 1 घंटे का क्लास देखकर आपका एक चैप्टर 1 दिन में कंप्लीट कर सकता था, बट जब बच्चे 1-2 घंटे पढ़ते हैं, 1 घंटे से वो लगातार एक सब्जेक्ट, तो थोड़ा बोरिंग फील होता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा महसूस करा है, मैं भी पढ़ा था 9th तब। तो मैं इसीलिए छोटा छोटा, मेरा पर्पस यही है, कम पढ़ाऊँ ताकि कम पढ़ाऊँ और बच्चा ज़्यादा सीखे। ऐसा नहीं कि ज़्यादा पढ़ा दूँ बच्चा को मतलब ऊपर से चला जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि सब बच्चे के ऐसा ही हो कि ऊपर से चला जाए। बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको नहीं पढ़ाऊँगा वो भी पढ़ लेते हैं खुद से। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको आधा घंटा 1 घंटे पढ़ने से क्या होता है ना, उनका सर के ऊपर से चला जाता है। तो इसीलिए मैं छोटा छोटा एपिसोड इसीलिए देता हूँ, ताकि आप लोग कभी भी कहीं पे बैठोगे आराम से, एक एपिसोड 15 मिनट 17 मिनट का ही होता है, आराम से एक बार में कर लो। आधा घंटा बैठना है, बस 15 मिनट का एपिसोड देखना है, नोट डाउन करते करते आधा घंटा मुश्किल से। चलो, तो ये आपका एपिसोड नंबर 3rd, इसमें टॉपिक है आपका लोकतंत्र की 2 विशेषताएं। आई होप कि आगे 1 या 2 एपिसोड और आएंगे, ठीक है। अगर आप लोग कहोगे कि सर 1 दिन में ही 1 ख़त्म करा दिया तो वो ही करा दूंगा, लेकिन मुझे तो ऐसा सही नहीं लगता है। आप लोग बताइएगा अपना व्हाट्सएप ग्रुप में क्या चाहते हो, एपिसोड सही है या 1 दिन में 1 चैप्टर ख़त्म करा दूँ। वैसे 1 घंटे लगेंगे, वैसे मुझे रोज़ाना 15 मिनट देने पड़ते हैं, आपको भी कम देने पड़ते होंगे। चलो, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम बचा हुआ है, ठीक। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं, एक मैंने चीले में पढ़ा था कि लोकतांत्रिक सरकार थी वहाँ पे आइंदे के नेतृत्व में, पुनः उन पे सैनिक शासन हो गया, पिनोशे ने उन पे आक्रमण कर दिया, कहने का मतलब उनकी जो बंदरगाह थी उनको ध्वस्त कर दिया, ये जैसे आपको पता है। तो फिर सैनिक शासन आ गया पिनोशे के नेतृत्व में, फिर लोकतंत्र की सरकार आई थी, पता ही होगा आपको। फिर जब सैनिक शासन के बाद आपको 2006 में इलेक्शन हुआ था वहाँ चिले में, तो लोकतंत्र की सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? आई होप कि ये बनी थी आपको मिशेले उनका नाम था मिशेल बैशेले। आप लोग देख लेना बुक में, ठीक है, नहीं तो बैक एपिसोड फर्स्ट एपिसोड में बताया था नाम। तो चिले का है ये, जैसे आपको मान लो साउथ अमेरिका कंटिनेंट है, ठीक है, साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, महादेश है, ठीक है, और इसके जस्ट इस साइड से सटा हुआ एक देश है, इस यहीं पे होगा चिले। आप देख लेना अपने बुक में या मैप में, आपके घर में हो तो। पोलैंड कहाँ है? ये हो गया साउथ अमेरिका कंटिनेंट में चिले, एक कंट्री है, बगल से है, साउथ अमेरिका के बगल से, साउथ अमेरिका में ही है। और पोलैंड आपको जर्मनी के बगल में, यूरोप कंटिनेंट में, ठीक है। तो यूरोप में क्या हुआ था, पोलैंड में क्या हुआ था, अलोकतांत्रिक सरकार थी, साम्यवादी दल का, जो जिसका नेतृत्व किसने कहा था? जारुजेल्स्की ने, ठीक है। फिर लोकतंत्र आया वहाँ पे कि वहाँ जो निकाल दिया गया था एक लेडीज को कारखाने से, पुनः हड़ताल होने लगे थे, लैक वेलेसा उसका नेतृत्व करा था। फिर उन दोनों में वो सरकार में और लैक वेलेसा में संधि भी हुई थी, तो फिर सॉलिडरिटी का गठन हुआ था। फिर क्या हुआ कि एक मार्शल लॉ लाया गया था, आप लोगों को पता ही होगा, एपिसोड में बता रखा हूँ। तो उसके बाद फिर से लैक वेलेसा जो है ना लोकतंत्र लाता है, ये राष्ट्रपति वहाँ का बन जाता है फाइनली, ठीक है। अब देखो, दोनों लोकतांत्रिक देश जब था सरकार, उसमें कुछ समानता भी पाए गए और लोकतांत्रिक में, और समानता भी पाए गए। तो देखो, चिले में सैनिक तक तानाशाह था, और समानता देखो, और यहाँ साम्यवादी दल था, यहाँ कोई सैनिक का शासन नहीं था, यहाँ एक ही दल लड़ रही थी, बट एक ही दल थी, लेकिन यहाँ सैनिक शासन था। यहाँ पिनोशे की सरकार, पिनोशे की सैनिक की सरकार थी, और यहाँ जारुजेल्स्की के नेतृत्व में, ठीक। आप देख लिए हैं असमानता कि वहाँ चिले में सैनिक तानाशाह था, और यहाँ पोलैंड में आपको साम्यवादी दल था, यहाँ तो कोई दल था। यहाँ एक ही प्रॉब्लम था कि यहाँ पे कोई अन्य दलों को लड़ने की जरूरत नहीं, मतलब इजाज़त नहीं थी। दोनों जगह देखो समानता क्या थी वो देख लो आप। अपने शासक का चुनाव नहीं कर सकते थे हम लोग मतलब वहाँ के जो आम आदमी थे, ठीक है,
विचार व्यक्त करने की आज़ादी नहीं थी, जैसा कि आपको पता है दोनों में ऐसा ही हाल था, जो बोलेगा उसको जेल में डाल देता था। संगठन और विरोध करने की आज़ादी, संगठन भी नहीं बना सकते हो उसका, किसी सरकार का विरोध। जैसे हम लोग अभी इंडिया में कुछ गलत लॉ लाती है सरकार, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। जैसा कि कुछ लोगों को CA NRC सही लग रहा है, कुछ लोगों को गलत लग रहा है, जिनको गलत लगा है उनको आज़ादी है, लेकिन वो इलीगल तरीके से ना करें, ठीक है। जैसे कि आपका राइट्स है, ठीक है, आर्टिकल 19 बोलती है राइट टू विरोध करने की, वो क्या राइट टू क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेस्ट, ठीक है। राइट टू प्रोटेस्ट आर्टिकल 19 आपको इजाज़त देती है कि आप प्रोटेस्ट करो, किसी ने मना नहीं किया है। बट आर्टिकल 19 आपको राइट टू प्रोटेस्ट देती है, तो आर्टिकल आप मान लो प्रोटेस्ट कहाँ कर रहे हो, सड़क पे कर रहे हो। आपको समझा रहा हूँ, अगर सड़क पे आप कर रहे हो तो ये तो इलीगल है, क्योंकि आर्टिकल 19A में है, मतलब 19 के अंदर ही है, इसमें राइट टू मूवमेंट है। अगर मान लो हम सड़क जाम कर दिए, ठीक है, सड़क जाम कर देंगे, तो क्या होगा, जो राइट टू मूवमेंट है, ये तो आप राइट ले रहे हो, लेकिन ये किसी का राइट छीन रहा है। वो लोग, मान लो कोई आदमी सड़क से जा रहा हो, कैसे घूमेगा, राइट टू मूवमेंट मतलब राइट घूमने की आज़ादी, ठीक है। तो वो तो राइट किसी का छीना रहा है। राइट तभी तक लीगल है जब तक आप किसी और का राइट जो है ना छीन नहीं रहे हो, ठीक है, वॉयलेट नहीं कर रहे हो। आई होप इतना आपको समझाना जरूरी था मुझे, ठीक है। आप प्रोटेस्ट करो बट लीगल तरीके से करो, इलीगल तरीके से नहीं। किसी अपना राइट तो ले रहे हो, दूसरा का राइट छीन रहे हो, तो ये इलीगल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपका है, आपको समानता उधर देख लिया आप। अब देखो तीन लोकतांत्रिक, उस समय था अलोकतांत्रिक जब 2 पिनोशे और जालुजेल्स्की, और तीनों लोकतांत्रिक कौन कौन, आइंदे की सरकार चिले में मिशेल वेलेसे, और पोलैंड में वालेसा, ठीक है। अब देखो असमानता क्या था, आइंदे ने अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना पसंद किया। आइंदे जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर से, जिनके बंदरगाह पे जाके सैनिकों ने तख्ता पलट किया था, वहाँ उड़ा दिया था उनको, उनके बंदरगाह के साथ उनको उड़ा दिया था, उनके बीबी और उनके डॉक्टर को जेल भेज दिया था पिनोशे की सरकार ने। पुनः वही मिशेल वेलेसे सरकार बनी थी, तो मिशेल इन्हीं की बेटी थी जो उसको जेल भेजा गया था, इन्हीं की बेटी थी। मिशेले ने मध्यमार्गी रास्ता अपनाया, इन दोनों की मध्यमार्गी, कुछ अच्छा ढंग का सोचा। जैसे हम लोग ने ना पूंजीवादी अपनाया ना साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया इंडिया ने आज़ादी के बाद, ठीक है। समानता क्या था, इन तीनों लोकतांत्रिक सरकारों की लोगों के द्वारा चुना गया सरकार शासन कर रहा था। ये जैसे हमारे यहाँ है, बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है ना, अगर हम किसी को चूज करते हैं तो इससे कोई गलत कर रहा है, अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव, तो हमको विरोध करने की आज़ादी होती है, ठीक है। और हम अपने मनपसंद से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि को हम चुन पाते हैं। तो समानता यहाँ ये थी कि लोग जो है ना अपने मन से, अपनी इच्छा से सरकार को चुनती थी और शासन करने के लिए कहती थी, ठीक है। कोई सैनिक या बिना चुने हुए नेता सत्ता में नहीं थी। तीनों जगह, तीनों टाइम, ये तो जगह एक ही है, यह जगह अलग है, ठीक है। तो तीनों टाइम यहाँ तीनों लोकतांत्रिक सरकारों में इनका सरकार अलग, इनका सरकार अलग, इनका सरकार अलग, तीनों में कोई भी सैनिक शासन नहीं, क्योंकि लोकतांत्रिक था, और ना कोई बिना चुने हुए नेता वर्क कर रहे सत्ता में थे। आम लोग को बुनियादी राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आपका जो राइट्स है, मतलब कहने मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है कि आज़ादी, क्या कहते हैं, आप किसी का विरोध करो, किसी का मतलब कोई भी कहीं पे जा सकते हो, मतलब संगठन बना सकते हो, ये सब है। लोकतंत्र के फायदे क्या है, सबसे पहला चैप्टर आपका यही था टॉपिक। लोकतंत्र के फायदे देखो, अपने पसंद की सरकार बना लेते हैं, ठीक है, जैसा मैंने पहले बता दिया। गंदी राजनीति के खिलाफ आवाज ही उठाते हैं। अगर बाय मिस्टेक मान लो कि हम जिस समय इलेक्शन हो रहा है उस समय हाथ पैर जोड़ के यहाँ आ रही है रिप्रेजेंटेटिव, ये कर देंगे वो कर देंगे, पुनः अगर वो उनकी सरकार बन जाती है, अगर अच्छी वर्क नहीं करती हमारे यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको इस्तीफा देने के लिए, सरकार चेंज करने के लिए या री इलेक्शन करवाने के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। संगठन बना के निकाल आज़ादी होती है लोकतंत्र जब होती है। अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, यानी आपको अगर कुछ राय विचार, आपकी कुछ बात हो तो आप स्पष्ट रूप से आप उसको बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोले, किसी आदमी के खिलाफ बोले, बट
आगे वाले की राइट्स को देखते हुए आप हमेशा ध्यान देंगे कि कोई भी काम कर रहे हैं, मेरा काम हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन आगे वाला का राइट्स नहीं वायलेट होना चाहिए। ठीक है, आई होप समझ गए आप। देखो इसमें ये टॉपिक में कुछ ज़्यादा नहीं था, लोकतंत्र के 3 नक्शे। ये 3 नक्शे क्या बताते हैं कि दुनिया में किस तरह धीरे धीरे मतलब डेवलप हुआ और लोकतांत्रिक एस्टेब्लिश हुआ। पहले कुछ स्टेटों में था, फिर कुछ स्टेटों में, फिर कुछ स्टेटों मतलब देश है मेरा, कैपिटल में एस होगा तो स्टेट मतलब देश होता है। ठीक है, स्टेट इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कभी किस कंट्री में, पहले किस कंट्री में, पहले किस कंट्री में, वो आपका 3 नक्शा दिया हुआ है बुक में, आप उसको देख लोगे। पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, मतलब 1950 से पहले कहाँ हुआ, 1950 के बाद कहाँ, 2000 के बाद कहाँ हुआ, आप ये देख लेना। ठीक है, तो आज दुनिया में अधिकतर जगह जो है ना वो लोकतंत्र स्टेब्लिश हो गए। कुछ ही पार्ट है हमारी दुनिया की, कुछ ही ऐसी देश है जहाँ पे अभी भी आपको सैनिक तंत्र चलते, कभी कभी देख रहे होगे आप पाकिस्तान में सैनिक का भी शासन चलने लगता है। और बहुत सारे जगह हैं, बहुत सारे देश हैं जहाँ लोकतंत्र अभी नहीं है। ठीक है, कभी लोकतंत्र आती है जाती है, तो पूर्णतः स्टेब्लिश नहीं हुई है जैसे हम लोग। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। देखो लोकतंत्र का स्टार्टिंग कैसे हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति आपको पता होगा 1789 में। आई होप कि आप 8th या 7th में पढ़े होंगे, नहीं आप 9th में ही पढ़ोगे। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हिस्ट्री में। ठीक है, वो सब मैं करा दूंगा। पूरे यूरोप महादेश में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्ष चला। यूरोप कंटिनेंट की बात हो रहा है, सबसे पहले फ्रांस हुई है यूरोप कंटिनेंट में, तो वहाँ पे जगह जगह जो है ना आपको लोकतंत्र के लिए संघर्ष चला। ब्रिटेन में लोकतंत्र की तरफ कदम उठाने की शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से पहले ही हो गई थी, लेकिन वह प्रगति की रफ्तार नहीं ली। देखिए फ्रांस की क्रांति 1798 में हुआ, ब्रिटेन में लोकतंत्र की जो कदम चलाई गई थी वो फ्रांस क्रांति से पहले ही चली थी, बट ये धीरे धीरे रुक गया, मतलब ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे इसका मांग नहीं हुआ ब्रिटेन में। लेकिन जब ये 1789 में ये रफ्तार पकड़ने लगा तो इससे कोई आदमी, बहुत सारा देश प्रेरित हुआ। देखिए उत्तरी अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने 1776 में खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश जो वहाँ थी उपनिवेश बनाई हुई थी उत्तरी अमेरिका को, खुद को वहीं पे जाके बोला कि मैं आज़ाद हो गया, वहीं पे उत्तरी अमेरिका में। लेकिन अगले कुछ ही वर्षों में इन उपनिवेशियों ने ब्रिटिश जो थे उनसे मिलकर अमेरिका एक गठन बना लिया, आधुनिक अमेरिका का गठन बनाया। ठीक है, और 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूरी दी और वहाँ पे ठीक है सिर्फ लोकतांत्रिक तो हो गया संविधान, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ मतदान देने को सिर्फ अमीर पुरुष को था। ठीक है, अमीर पुरुष को था। ये डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे आप उनका नाम सुने होंगे, क्या बोलते हैं, नाम भूल गया हूँ, याद आएगा तो बता दूंगा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेत मतलब क्या होता है, जो काला रंग का है। ठीक है, मतलब सफेद नहीं है। अमेरिका में जो है ना 1965 तक उनको मतदान का अधिकार नहीं था। ठीक है, उसके बाद 1965 के बाद हर एक लोग देने लगे वहाँ। ठीक है, लोकतंत्र के संघर्ष करने वाले लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की मांग करते हैं। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार क्या होता है मैंने नीचे में लिख दिया है आपको नोट डाउन करने के लिए। या औरत हो या मर्द हो, कोई अमीर आदमी हो या गरीब आदमी हो, या काला हो या नीला हो, पीला हो, हरा हो, जैसा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो वयस्क हो गया उस कंट्री के अकॉर्डिंग तो वो मतदान देने की अधिकार लायक है। ठीक है, अगर वो मतदान देता है वयस्क होने के बाद, या मर्द हो, औरत हो, अमीर है, गरीब है, तो सोचना उस देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग क्या होता है, मतदान होता है। तो वयस्क मतलब हर एक देश का अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है। जैसे हमारे यहाँ 18 वर्ष जिसका आ जाता है वो वयस्क सूची में आता है, तो और भी देश का कुछ और होगा। अगर उनका देश में अगर ऐसी है कि अगर मान लो कि कहीं देश में है कि 20 साल में वहाँ पे रखा गया कि 20 साल जो होंगे हमारे यहाँ उनको वयस्क सूची में रखा जाएगा। तो अगर 20 साल के बाद वो औरत हो, मर्द हो, अमीर हो, गरीब हो, लोकतांत्रिक देश की बात कर रहा हूँ, श्वेत हो, अश्वेत हो, वहाँ अगर वो मतदान दे रहे हैं तो समझ जाइए कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पे वहाँ पे वोटर है। हमारे सबसे पहले इंडिया में मणिपुर में हुआ था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अकॉर्डिंग वोटिंग। कहाँ पे, मणिपुर में, जो आपको नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जो 7 सिस्टर होती है उसमें से एक है। आई थिंक मणिपुर का राजधानी इम्फाल है, आप चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का कालक्रम। मैंने कुछ ही जगह का नाम लिखा है, कुछ ही स्टेट का यानी देश का, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट हुआ था आपको न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ही एक ऐसी कंट्री है 1900 तक में हर एक इंसान, चाहे वो काला पीला नीला हरा भूरा अमीर गरीब कोई भी हो, सबको मतदान देने का अधिकार है था, ठीक है, 1900 ईस्वी तक। उसके बाद अदर कंट्री भी आई, लोकतंत्र बनी, तो धीरे धीरे सबको इजाजत मिलने लगी लोकतंत्र। न्यूजीलैंड देखो 1900 से पहले भी था कंट्री लोकतांत्रिक, लेकिन एक न्यूजीलैंड की कंट्री है जो 19 तक में अपने सभी व्यक्ति को मतदान देने की अधिकार थी जो वयस्क थे। आई होप आप समझ गए होंगे। उसके बाद 1917 में रूस क्रांति के बाद रूस में सार्वभौमिक मताधिकार पे होने लगा मतदान। भारत में अपना देखो मणिपुर मैंने लिखा है ना, ठीक है, 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का फर्स्ट इलेक्शन हुआ था। अमेरिका में जैसा कि मैंने बताया था 1965 तक में सिर्फ सफ़ेद लोगों को या अमीर लोगों को वोट देने की आज़ादी थी, लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कब से स्टार्ट हुआ अमेरिका में? 1965। आपका एक सूची दिया हुआ है एक बुक में, पेज नंबर देख लेना आप, में भी 7 या 9 में दिया है, पता नहीं, ठीक है, आई होप देख लोगे आप। देखो उसके बाद उपनिवेश का अंत कैसे हुआ? जो हम लोग गुलामी बने हुए थे, हम बने हुए थे, बहुत सारी कंट्री पे ब्रिटेन का ही शासन चलता था, ठीक है। तो लंबे समय तक एशिया और अफ्रीका में अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों की उपनिवेश थी। बिल्कुल सही बात है। यूरोपीय देश जो है ना, जैसे आपको ब्रिटेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, ये सब हमारे एशिया अफ्रीका में उपनिवेश शासन करती थी। हम लोग उपनिवेश के शिकार थे। उपनिवेश का मतलब होता है ऐसा भूखंड, ऐसा जगह जो किसी अन्य देशों के लोगों द्वारा शासन या प्रशासन चलाई जाती हो, उसको उपनिवेश देश बोलते हैं, ठीक है। उपनिवेश से आज़ादी पाने के लिए राष्ट्रीय संघर्ष हुए। अधिकांश देशों में सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको हुआ था 1939 टू 1945, इसी में हो गया था आपको, यहाँ से 1945 से स्टार्ट हो गया था कोल्ड एरा, जिसको कोल्ड वार बोलते हैं, ठीक है, शीत युद्ध। तो 1945 से 1991 तक 2 पावर ब्लॉक थी, अमेरिका और सोवियत संघ। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो जाता है, फिर एक पावर ब्लॉक बन जाती है अमेरिका। देखो अधिकांश देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तत्काल बाद, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होती है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिरता है 6 अगस्त और 9 अगस्त को, आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ, अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे हिरोशिमा है, हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराता है और उसके बाद वर्ल्ड वार खत्म होती है उसके बाद। और हिरोशिमा पे जो बम गिराती है वो बम का नाम रखा था कोड नेम लिटिल बॉय, और नागासाकी पे जो बम गिरता है उसको फैट मैन बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। पश्चिमी अफ्रीका के देश घाना ब्रिटिश उपनिवेश था। ब्रिटिश जो है ना, घाना पे भी अफ्रीका में पश्चिम एरिया में है घाना। ये जब देश आज़ाद हुए थे हम लोग का, तो ये गुटनिरपेक्ष देश में से एक था, ठीक है। बामे अनुक्रमा इसके राष्ट्रपति थे, ठीक। देखो घाना का पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट। तो 1957 में आज़ाद हुआ। ये अफ्रीका में सबसे पहले आज़ाद पाने वाला देश है। 1997 में जब अफ्रीका का एक मात्र ये देश है घाना, ठीक है, जिसका पूरा नाम था गोल्ड कोस्ट। यही देश है अफ्रीका का एकमात्र एक देश जो 1997 में सबसे पहले अफ्रीका कंटिनेंट में आज़ादी प्राप्त करी थी। इससे अधिकतर अफ्रीकी देशों को आज़ादी के लिए संघर्ष करने की एक प्रेरणा मिलती है और उन लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ स्टार्ट कर दिया क्या रिवोल्ट, कि मुझे भी आज़ादी चाहिए, हम गुलाम नहीं रह सकते हैं, ठीक है। आज़ादी के बाद बामे अनुक्रमा, अब जैसा कि मैंने पहले बताया है, बामे अनुक्रमा पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। बामे अनुक्रमा जो है ना, आपको गुटनिरपेक्ष आंदोलन जब स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है सम्मेलन आपको बेलग्रेड में हुई थी 1961 में, ठीक है। और बता दें कि जब एस्टेब्लिश किया था गुटनिरपेक्ष आंदोलन, वो बुडुंग सम्मेलन में ही किया गया था। आप सब पढ़ोगे आगे, आराम से धैर्य रखो, ठीक है, आगे इसमें नहीं 12th में पढ़ना है।
ठीक है। चलो, तो इन्होंने रॉन्ग स्टेप क्या लिया, गलत स्टेप लिया। ये नेहरू जी के मित्र थे, मामेन कर्मा, घाना के जो प्रेसिडेंट बने, पहले प्राइम मिनिस्टर फिर प्रेसिडेंट। अपने आप को आजीवनकालीन राष्ट्रपति घोषित कर दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद बोला कि मैं सब दिन के लिए राष्ट्रपति हूँ। तो सैनिक लोगों को गुस्सा आ गया और 1966 में सैनिकों जो आज़ादी के बाद 9 साल बाद सैनिकों ने उनका तख्ता पलट कर दिया। यानी कि जैसा कि आप चीले में देखे थे, उड़ा देना, वही हुआ इनके साथ भी। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ गए होंगे। अफ्रीकी देशों में आज़ादी के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लंबे समय तक नहीं रहा। अफ्रीका लोकतंत्र तो प्राप्त करा, लेकिन कुछ लंबे समय तक डेमोक्रेसी वहाँ नहीं रह पाई। आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और तख्ता पलट का मतलब होता है आपको किसी भी सरकार को सडनली गैर कानूनी ढंग से उसको खत्म कर देना आवश्यक है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट एपिसोड आपका आएगा। आई होप यहाँ तक हो गया। ठीक है बच्चों, आप लोग मुझे आशा है कि आप लोग सारा नोट्स तैयार कर लिए होंगे। ये 3rd एपिसोड है। 3rd एपिसोड, और कल मैंने फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी खत्म करे हैं। बस एक बच्चे जिनका नाम रूबी कुमारी है, बेगूसराय से बिलोंग करती है, उन्होंने ही सिर्फ अपना क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट करके दिए हैं। तो आई होप और भी जो बच्चे हुए हैं वो अपना नोट्स अगर बना लिए हैं तो क्वेश्चन आंसर शाम 7 बजे तक आप कंप्लीट करके ग्रुप में डाल देंगे। जो गलत होगा हम बता देंगे। कल उन्होंने बहुत सारा क्वेश्चन किया, मैंने उनका डाउट क्लियर किया था और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन करा, मुझे खुशी हुई कि बच्चे कुछ हैं जो सेंसिटिव है, पढ़ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, तो उनको क्वेश्चन में का आंसर मैंने दे दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग भी कोई प्रॉब्लम हो तो ग्रुप में आप बताएंगे। अगर किसी को ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। ठीक है, हमारा व्हाट्सएप नंबर, उस पर अपना नाम और प्लेस का नाम बता देंगे, हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, हमारा ग्रुप 9th, 10th और 12th तीनों के लिए है। मैं तीनों क्लास का पढ़ाता हूँ। अगर अच्छी वीडियो लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, अच्छी ना लगे तो ना करें। ठीक है, चलो फिर से मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक।